हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश के डेली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें मध्य प्रदेश का डेली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों ही मैंने इसमें कवर किए हैं। और इसमें मैंने डेली करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस और स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चंस का ये पूरी सीरीज है, जिसमें कि 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे और 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, जो कि मध्य प्रदेश के ही पूरे करंट अफेयर्स मैंने इसमें कवर किए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर आप लगातार देख रहे हैं और मेरी वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि जितने भी मेरे द्वारा जो बनाए हुए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे और आप उन वीडियोस को उसी समय देख पाएंगे। जैसे कि मैंने उसको अपलोड किया है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या फिर आपके डेस्कटॉप पर मिल जाएगा, जिससे कि आप उस वीडियो को देख पाएंगे। और मध्य प्रदेश के जितने भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है, जो कि मध्य प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके का पोर्शन रहा है, जो कि मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और करंट अफेयर्स तो हमेशा आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये दोनों ही जो पोर्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं मध्य प्रदेश पर। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से मुझे कमेंट बताएं कि वीडियोज़ आपको कैसा लगा। मध्य प्रदेश की पीडीएफ्स के नोट्स मैंने इस लिंक के नीचे डाल दिए हैं, इस वीडियो के नीचे, जिसमें कि मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों का पूरा एक बंच है, जिसमें कि 52 पीडीएफ आपको मिलेंगे। हर जिले के ऊपर मैंने अलग अलग एक शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ बनाया हुआ है, जिसमें कि हर जिले के ऊपर विस्तृत रूप में मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं और उसमें हर जिले के ऊपर पूरी जानकारी आपको हर पीडीएफ में मिलेगी। तो पूरे 52 जिलों पर 52 पीडीएफ है और उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वहाँ से आप ये पूरा 52 जिलों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के इतिहास के ऊपर मैंने एक पूरा पीडीएफ की सीरीज है, जिसमें कि 7 पीडीएफ हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश का प्राग ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये सभी के डिटेल मैंने इसमें शॉर्ट नोट्स में क्रिएट किए हुए हैं। तो 7 पीडीएफ का बंच है, तो इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के भूगोल का पूरा पीडीएफ सीरीज है, 11 पीडीएफ है, इसमें पूरा बंच है, जिप फॉर्मेट में है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप अनजिप करके पूरे 11 पीडीएफ स्टडी मटेरियल में आपके इंक्लूड कर सकते हैं। और इससे आपको काफ़ी कुछ मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में जानकारी मिलेगी, जो कि एक पर्याप्त जानकारी मैंने इसमें शॉर्ट नोट्स में तैयार की हुई है, जिसमें कि मध्य प्रदेश के पठार गठन और मध्य प्रदेश की संरचना, मध्य प्रदेश के भूगोल और अन्य जानकारी, जो कि मध्य प्रदेश की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में आ जाती हैं। तो इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी, जो कि एक आसान भाषा में मैंने आपको यहाँ पर कलेक्ट करके आपको आपके लिए देने की कोशिश की है। तो ये सारे जितने भी पीडीएफ्स के नोट्स हैं मेरे इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करें और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में आपको काफ़ी कुछ इससे मदद मिल जाएगी। 2 मार्च को जो मैंने क्विज़ किया था, उसमें क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द मध्य प्रदेश। तो इसमें मैंने पूछा था कि कौन सा मध्य प्रदेश में ये वाटरफॉल है जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है पूरे मध्य प्रदेश में। तो इसका जो सही उत्तर है वो चेचई वाटरफॉल है, जिसकी की ऊंचाई कितनी है, 130 मीटर ऊंचाई से ये गिरता है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है, रीवा में, रीवा जिले में स्थित है और 130 मीटर की ऊंचाई से ये गिरता है और बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। और रीवा जो जिला है वो जलप्रपात की नगरी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल वाटरफॉल्स हैं और दो या 3 इसमें वाटरफॉल हैं। एक तो चेचई है, ठीक है ना, चेचई वाटरफॉल जो कि बीहड़ नदी के ऊपर बना है, रीवा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बीहड़ नदी पर है ये। और ये 130 मीटर ऊंचा है और 74 से 75 मीटर चौड़ा ये वाटरफॉल है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है चेचई, जो कि बीहड़ नदी पे बना हुआ है। एक है पूर्वा वाटरफॉल, ये भी रीवा डिस्ट्रिक्ट में है और ये टोंस नदी पर, ठीक है ना, और ये 70 मीटर ऊंचा है। और एक है केवटी और ये मोहाना नदी पे बना हुआ है। मोहाना नदी जो कि टोंस नदी की सहायक नदी है, टोंस या तमस नदी की ये सहायक नदी है। और इसकी जो ऊंचाई है, कितने ऊंचे से गिरता है, 98 मीटर, 98 मीटर्स की हाइट से ये गिरता है। और ये भी रीवा जिले में है। रीवा जिला, जिसको मैंने बता चुका हूँ, ये नेचुरल वाटरफॉल का पूरा नगरी कहलाती है। यहाँ पर सबसे अधिक जो वाटरफॉल पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में वो रीवा जिले में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टैटिक जीके की क्वेश्चंस, जो कि मैंने 10 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट किए हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी मैंने इसमें स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि मैंने इसमें कवर किए हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नर्मदा रिवर इन रिस्पेक्ट ऑफ द लेंथ रिवर्स विच इंटायरली फ्लो
विद इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर में जितनी नदियाँ बहती हैं उन नदियों में नर्मदा का कौन सा स्थान लगता है, यानी कि नर्मदा की जो अगर किलोमीटर में रेंज देखी जाए तो नर्मदा कितने किलोमीटर बहती है और कौन से पोजीशन में है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है 4th पोजीशन। अगर पूरी एंटायर इंडिया की जितनी भी नदियां हैं उन नदियों में नर्मदा की जो लंबाई है उसमें चौथे नंबर पर नर्मदा का नंबर लगता है। और पहले नंबर पे जो पूरे भारत की नदी है वो है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी जो जिसकी लंबाई कितनी है, कितनी लंबी बहती है, 2525। ठीक है ना, 2525 यानी कि 2525 किलोमीटर की ये दूरी तय करती हुई बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिरती है। तो ये भारत की पहली नदी है। ठीक है ना। दूसरी नदी जो दूसरे नंबर पे आती है वो आती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है और ये नदी कहाँ से, नासिक, नासिक में त्रिमकेश्वर जो जगह है वहाँ से इसका उद्गम है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1465 किलोमीटर की ये दूरी तय करती है। ठीक है, और ये भी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिरती है गोदावरी नदी। और ये महाराष्ट्र कर्नाटका होती हुई ये जाती है। और इसके बाद में जो तीसरे नंबर पे आती है वो कौन सी नदी है तीसरे नंबर पे, इसको यहाँ लिख लेते हैं, वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है, ये भी साउथ में है इसका उद्गम और ये 1400 किलोमीटर की रेंज है। और चौथे नंबर पे आती है अपनी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जिसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। ठीक है, और ये है नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। यही जो एक नदी है जो कि मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसके अलावा एक और समानांतर नदी है वो है ताप्ती नदी। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश की नदी है। उसकी लंबाई है मध्य प्रदेश में वो है 724 किलोमीटर, जो कि खंबात की खाड़ी में जा गिरती है। ये मध्य प्रदेश की दो नदियां हैं जो समानांतर बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी की लंबाई मैंने इसमें बताई है। तो ये पूरे मैंने इसमें ऑप्शन कवर किए हैं जो कि 4 नदी हैं। तो चौथे नंबर पर नर्मदा नदी है जो कि 1312 किलोमीटर बहती है। तो 3 पहली नदी हैं, गंगा नदी 2525, दूसरी है गोदावरी नदी जो कि 1465 किलोमीटर है। पूरे भारत की नदियों के इसमें स्थान है। ठीक है ना, दूसरे नंबर। और तीसरे नंबर पे जो नंबर लगता है वो है 1400 किलोमीटर कृष्णा नदी का। सेकेंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉइल हैज लार्जेस्ट एरिया कॉन्सेंट्रेटेड अंडर द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सी मट्टी, ठीक है ना, सॉइल यानी मट्टी, कौन सी मट्टी की का क्षेत्र सबसे अधिक है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में किस तरह की मट्टी का क्षेत्रफल सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल यानी कि काली मट्टी। काली मट्टी का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये मालवा का पठार, मालवा का पठार का जो क्षेत्र है वहाँ पे काली मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। वह है 47। अगर पूरे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देखा जाए उसमें 47% जो एरिया है पूरे मध्य प्रदेश का उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। और ये मालवा का पठार, ठीक है ना, और जो सोन वैली है, सोन वैली, ठीक है ना, सोन वैली, और साथ में मैकाल, सतपुड़ा और मैकाल का जो क्षेत्र है, सतपुड़ा और मैकाल रेंज का जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो पूरा अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 47% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट प्रेजेंटेड इन मध्य प्रदेश। इन सभी में से वो कौन सा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मध्य प्रदेश में नहीं आता है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है डी, वाल्मीकि नेशनल पार्क। जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में नहीं आता है। बाकी के ये तीनों हैं ये मध्य प्रदेश में आते हैं। माधव नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, ये है शिवपुरी में, शिवपुरी में है माधव नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क ये है होशंगाबाद में, होशंगाबाद में है ये, ठीक है ना। और पेंच नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, ये है सिवनी और छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा ये दोनों जिलों में लगता है और ये मध्य प्रदेश में 90% है, 90% हिस्सा मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्रफल, और 10% जो है वो दूसरे राज्य है वो है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में आता है। ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पूरे भारतवर्ष में, जो कि 2 राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है ना, इन दोनों राज्यों में पेंच राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है जंगल बुक। जंगल जो बुक मोगली पर आधारित है, ठीक है ना, उसकी जो कहानी लिखी गई थी वो इसी ही नेशनल पार्क में बैठ के लिखी गई थी। और किसने लिखी थी? रुडयार्ड किपलिंग ने इसकी रचना इस जंगल में ही बैठकर पूरी की थी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है ना, जंगल बुक, ठीक है ना, मोगली पर जो आधारित है, ठीक है ना वो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे हैं। और वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? ये है बिहार में। ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिहार में है ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। 4th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर? इनमें से वो कौन सी नदी है जो कि यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है डी, तवा नदी। मध्य प्रदेश की जो तवा नदी है ये यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तवा नदी जो है ये है नर्मदा नदी की ये सहायक नदी है। ठीक है ना, तवा नदी। और इसका जो उद्गम है ये कहाँ से है तवा नदी का? ये है महादेव श्रेणी जो है, महादेव श्रेणी से इसका उद्गम है। और महादेव श्रेणी किसके अंतर्गत आती है? सतपुड़ा की जो रेंज है, सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखला है उसके अंतर्गत आती है महादेव श्रेणी। तो तवा का उद्गम कहाँ से है? महादेव श्रेणी। और ये कहाँ पर है? पचमढ़ी में। पचमढ़ी जो कि होशंगाबाद के अंतर्गत आती है, वहाँ से इसका उद्गम है महादेव श्रेणी से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है ये, तो आपको ध्यान रखना है। और बाकी की जो नदियाँ हैं जैसे कि कैन नदी, ठीक है ना, ये यमुना नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी ये भी यमुना नदी की सहायक नदी है। और चंबल नदी, ये तीनों नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। अच्छा, इसमें जो कैन नदी है, कैन नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? कैन से आपको बिल्कुल सिंपल सा हिंट है इसमें। कैन यानी कि कटनी में जो कैमूर रेंज है, कैमूर पर्वत श्रृंखला है, वहाँ से इसका उद्गम है। कटनी से ये चलती है, ठीक है ना। और ये पन्ना होती हुई, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में बांदा के पास में ये यमुना में जाकर मिल जाती है। इसी तरीके से बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से है? बेतवा नदी का उद्गम है रायसेन से। रायसेन में कुमरा गांव से इसका उद्गम है। और ये उत्तर प्रदेश की बॉर्डर बनाती हुई, ठीक है ना, यमुना नदी में जाकर मिलती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मध्य प्रदेश की गंगा का भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और चंबल नदी का जो उद्गम है, कई जो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसका जो उद्गम है ये इंदौर से है। इंदौर में जाना पावा की पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम है। और ये कहाँ पर है जाना पावा की पहाड़ी? महू तहसील में। इंदौर की जो महू तहसील है वहाँ पर स्थित है। और ये चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है ना। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 960 किलोमीटर बहती है ये। और ये भी नर्मदा की यमुना की सहायक नदी है। और ये राजस्थान की बॉर्डर बनाती है, जिस तरीके से बेतवा उत्तर प्रदेश की बॉर्डर बनाती है। और ये अशोकनगर, शिवपुरी होती हुई, ठीक है ना, टीकमगढ़ में ओरछा से निकलती हुई है, ठीक है ना। ओरछा जो अभी निवाड़ी ज़िले में आ गया है, वहाँ से, पहले टीकमगढ़ में था, अब वो निवाड़ी ज़िले में आ गया, जो नया ज़िला बना है, वहाँ से निकलती हुई ये उत्तर प्रदेश जाती है। और उत्तर प्रदेश में जाके ये यमुना नदी में मिलती है। इसी तरीके से चंबल नदी राजस्थान की बॉर्डर बनाती है। और ये चंबल संभाग में श्योपुर, मुरैना और भिंड होती हुई ये आगे बढ़ती है। और इटावा ज़िले के पास में जाकर चंबल नदी यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। तो ये पूरे ऑप्शंस मैंने इसमें कवर किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप क्रमबद्ध तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, बार बार बताता हूँ, हर ऑप्शन को कवर करता हूँ, तो इससे आपको अच्छे तरीके से रिवीजन होगा और आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द हाईएस्ट प्रोड्यूस ऑफ हनी? मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है यहाँ पे कि हनी यानी शहद का
उत्पादन होता है, सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में हनी यानी कि शहद का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया का देखा जाए, ठीक है ना, इंडिया में अगर हनी का उत्पादन देखा जाए तो वो कौन सा राज्य है, वो है पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा शहद का उत्पादन होता है और मध्य प्रदेश में जो जिला है वो है मुरैना। 6 क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से ये ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से कौन सा जो है वो सही मैच नहीं है। आइए देख लेते हैं इसमें। इसमें अपन रेनफॉल कहाँ है, ये कैन रिवर में, ठीक है ना। तो ये इसका सही उत्तर है, ये सही है, बिल्कुल ट्रू है ये, ठीक है ना। क्योंकि ये जो कैन रिवर, इसके बारे में बता चुका हूँ, ये कहाँ से, कटनी कैमूर की रेंज से निकलती है। और सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं, ये है कपिल धारा फॉल। कपिल धारा जलप्रपात ये कहाँ पर है, नर्मदा नदी पे, बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना, यहीं पर है। चेचई फॉल, चेचई जलप्रपात ये किस नदी पे है, बीहड़ नदी पर, बिल्कुल सही है। बीहड़ नदी कहाँ से निकलती है, यह है रीवा में, तो बिल्कुल सही है ये। अब ये पाताल पानी फॉल्स, अब आखिरी में यही बचता है, तो इसका जो सही आंसर होगा यानी कि नॉट करेक्टली मैच, वो कौन सा है, वो है पाताल पानी फॉल्स शिप्रा रिवर। ये है गलत, फॉल्स है ये, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर होगा ये पाताल पानी फॉल्स, ये छिप्रा नदी से नहीं निकलता है। और ये जिसका उद्गम है ये इंदौर से है। इंदौर में जो चोरल रिवर है, चोरल नदी है एक, वहाँ से इस पाताल पानी जो फॉल्स है, पाताल पानी प्रपात, वहाँ पे वहाँ पे ये होता है, ठीक है ना। और ये चोरल नदी के ऊपर है, ना कि छिप्रा नदी पर। छिप्रा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पर है, वो भी इंदौर से है, ठीक है ना, इंदौर में ही है इसका उद्गम। लेकिन ये काकड़ी बरडी से इसका उद्गम है। लेकिन यहाँ पर ये पाताल पानी फॉल्स नहीं बनाती। पाताल पानी फॉल चोरल नदी, ठीक है ना, इंदौर में, वहाँ पे इसका फॉल्स है। तो इसका सही उत्तर है पाताल पानी फॉल्स, जो कि इनकरेक्ट है, फॉल्स है इसका। 7th क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज सेड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ CRPF, यानी कि सेंट्रल रिजर्व फोर्स का जो जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, नीमच। मध्य प्रदेश के नीमच जिले से CRPF का उदय हुआ था, CRPF की स्थापना की गई थी। और ये अंग्रेजों के शासनकाल में, अंग्रेजों का जब शासन था, अंग्रेजों के गुलाम थे अपन, उस समय इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय इसका नाम अलग था, इसका नाम था CRP नाम था इसका, CRPF नहीं था, CRP का फुल फॉर्म क्या था उस टाइम पे। ये इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में, इसकी स्थापना की गई थी। और इसका नाम था CRP यानी कि क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस इसका नाम था। और इसकी नीमच जिले में इसकी स्थापना की गई थी 27 जुलाई 1939 में, जिस समय अंग्रेज शासन था उस टाइम पे, जब क्राउन प्रिंसेस जब आते थे, ठीक है ना, तो उस समय ये CRPF उनकी सुरक्षा में रहती थी। तो इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, ठीक है ना, क्राउन प्रिंसेस को रिप्रेजेंट करती थी ये, और इसकी स्थापना। और उसके बाद में इसको 1949 28 दिसंबर को इसका नाम बदलकर CRPF रख दिया गया। CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्र सरकार ने इसको अपने अधीन ले लिया। तो इसकी जो स्थापना उस टाइम हुई थी वो नीमच में हुई थी, मध्य प्रदेश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको आपको पूरे तथ्यों के साथ में याद रखना पड़ेगा। 8th क्वेश्चन ले लेते हैं। कुमार गंधर्व अवार्ड ऑफ मध्य प्रदेश इज एसोसिएटेड विद, जो कुमार गंधर्व अवार्ड है वो मध्य प्रदेश में किस चीज़ के साथ में इसको एसोसिएट किया जाता है, यानी कि किसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है म्यूज़िक, ए इसका सही उत्तर है। म्यूज़िक के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और ये जो कुमार गंधर्व थे ये किस जिले के थे, मध्य प्रदेश में देवास जिले से थे ये। और ये जो इनकी जो मृत्यु हुई थी 1992 में, 1992 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में इनकी याद में ये अवार्ड घोषित किया था मध्य प्रदेश सरकार ने, MP गवर्नमेंट ने इसको घोषित किया था 1993 में, ठीक है ना, ये अवार्ड बनाया गया था।
जीके का 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर गोटमार मेला। गोटमार मेला के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा जिला है यहाँ पर गोटमार मेला प्रतिवर्ष लगता है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको इस तरीके से याद रखें। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला है यहाँ पे कि गोटमार मेला हर वर्ष लगाया जाता है। 10th क्वेश्चन मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके का, विच हाइडल पावर प्रोजेक्ट बिल्ट बाय मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज मैक्सिमम पावर जनरेशन कैपेसिटी इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का वो कौन सा जल विद्युत कारखाना है यहाँ पे कि सबसे अधिक जल विद्युत कारखाने से बिजली पैदा की जाती है? तो इसमें ऑप्शन में आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, बाणसागर। मध्य प्रदेश का जो बाणसागर है ये मध्य प्रदेश सरकार ने, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है, मतलब कि एमपी स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा इस हाइडल प्रोजेक्ट को बनाया गया है। मैक्सिमम जो हाइडल प्रोजेक्ट हैं वो अलग अलग संस्थाओं द्वारा बनाए जाते हैं, एनएचपीसी के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हाइडल प्रोजेक्ट है बाणसागर का, ये मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया था। तो क्वेश्चंस में थोड़ा सा अलग हटके है, ये मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इनके द्वारा बनाया गया है ये, तो ये बाणसागर है। बाकी के जो इसमें ऑप्शन है जैसे इंदिरा सागर है, जवाहर सागर है और गांधी सागर, ये एनएचपीसी द्वारा इनको बनाया गया था, ठीक है ना। इंदिरा सागर कहाँ पर है? ये इंदिरा सागर है ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर कहाँ पर है? ये है खंडवा में, ठीक है। इसी तरीके से जवाहर सागर कहाँ पर है? ये है राजस्थान में कोटा में है ये, ठीक है ना। और ये चंबल नदी के ऊपर है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चंबल नदी पे। और बाणसागर किस पे है? ये बाणसागर ये है सोन नदी पर। सोन नदी मध्य प्रदेश की जो अमरकंटक से निकलती है। और गांधी सागर ये भी चंबल नदी पर है, ठीक है ना, चंबल नदी पर है। और ये कहाँ पर है? मंदसौर में है। अब इनकी कैपेसिटी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। बाणसागर जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है ये, और इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर जनरेशन होता है और वो है 425 मेगावाट की क्षमता इसमें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई है। और मध्य प्रदेश सरकार का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें कि सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और ये बाणसागर परियोजना है, ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश, एमपी, यूपी और बिहार। क्योंकि ये जो सोन नदी है, सोन नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में इसका उद्गम है, उत्तर प्रदेश होती हुई ये बिहार में जाकर मिलती है ये, तो इस कारण से और बिहार में ये गंगा की सहायक नदी गंगा में जाकर मिल जाती है। तो ये तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसमें जो रेशो है 2:1 का रेशो डिवाइड है इसमें। तो इसमें 2 हिस्से मध्य प्रदेश के पास रहते हैं, एक हिस्सा उत्तर प्रदेश का और एक हिस्सा बिहार का रहता है। तो इस तरीके से जो पावर जनरेशन है इसका भी डिवाइडेशन इस तरीके से होता है, यानी कि 2 हिस्से मध्य प्रदेश के पास में, एक हिस्सा यूपी के पास में और एक हिस्सा बिहार के पास में रहता है। और सिंचाई परियोजना में भी इसी तरीके से जो रेशो है वो डिवाइड होता है पानी का। आइए चलते हैं हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के ऊपर, जिसके कि 5 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार गरीबों को झुग्गियों की रजिस्ट्री और कितने रुपए देगी? जो झुग्गियों की रजिस्ट्री होगी उसके लिए कितने रुपए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाएंगे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 2.5 लाख रुपए। अभी हाल ही में ये मध्य प्रदेश सरकार की जो कमलनाथ सरकार है उन्होंने ये निर्णय लिया है, जो झुग्गियाँ बनाकर लोग रह रहे हैं, गरीब लोग रह रहे हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए 2.5 लाख रुपए की मदद करेगी। ये अभी हाल ही में निर्णय लिया है और उनको इन झुग्गियों का मालिकाना हक दिया जाएगा इसमें। अगला दूसरा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, हाल ही में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सदस्य, ठीक है ना, जो विधि के हैं, चयन के लिए समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? जो इसका जो सदस्य बनाए जाएंगे उसके चयन के लिए जो समिति बनाई गई है उस समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जस्टिस HP सिंह, ठीक है ना, जो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, उनको अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसमें जो विद्युत नियामक आयोग है, ठीक है ना, उसके सदस्य का चयन करेंगे ये। थर्ड क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ MP 2019 का आयोजन
कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए इंदौर। मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है इंदौर, ठीक है ना, वहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ एमपी 2019 का आयोजन अभी किया जाएगा। ये किया गया, माफ़ कीजिएगा, ये किया गया, अभी हो चुका है ये, और ये हुआ है 20 फरवरी से लेके 22 फरवरी के बीच में इसका आयोजन हुआ है 2019 में, ठीक है ना, इंदौर में। फोर्थ क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, मध्य प्रदेश में दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी भिंड। मध्य प्रदेश की भिंड जिला जो कि चंबल संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, चंबल संभाग में आता है। चंबल संभाग में कितने ज़िले आते हैं? 3 ज़िले। कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना और भिंड। तो ये 3 ज़िले हैं जो कि चंबल संभाग में आते हैं। तो उसमें जो भिंड जिला है वहाँ पर अभी हाल ही में ये तय किया है कि दूसरा जो सैनिक स्कूल है वो भिंड जिले में खोला जाएगा। और पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है? पहला ये है रीवा में, ये आपको ध्यान रखना है। रीवा जिला जो कि मध्य प्रदेश का जलप्रपात की नगरी कहा जाता है, वहाँ पर पहला सैनिक स्कूल है। फिफ्थ क्वेश्चन, अभी हाल ही में दीपक सक्सेना ने विधायक पद से इस्तीफा दिया है, और वो कहाँ से निर्वाचित हुए थे? दीपक सक्सेना जी। और ये सीट किसके लिए छोड़ी है? मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, अभी हाल ही में बने हैं, वो कहना कि अभी लोकसभा के सदस्य हैं, उन्होंने कहीं से भी इलेक्शन नहीं लड़ा है। तो जब भी मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उनको भी अगर वो डायरेक्ट आया है तो उसको भी मध्य प्रदेश के विधायक का चुनाव जीतना होता है। तो उनके लिए ये पद अभी हाल ही में ये वाला जो सीट है जो कि छिंदवाड़ा ज़िले की है, वो उन्होंने दीपक सक्सेना जी ने अभी विधायक पद से इस्तीफा देके वो सीट खाली की है, और वो है छिंदवाड़ा की, ठीक है। तो ये इस्तीफा दिया, ये कब दिया? अभी हाल ही में 20 फरवरी को दिया है। 20 फरवरी को इन्होंने मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए ये सीट रिक्त की है, और ये यहाँ से चुनाव लड़ेंगे कमलनाथ जी, और उसके बाद में इनको ये मुख्यमंत्री के जो सीट है मुख्यमंत्री के लिए इनको जीतनी होगी। जीतने के बाद ही ये मुख्यमंत्री के पद पर कंटिन्यू रह सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से अभी दोबारा से चुनाव किए जाएंगे। और ये दीपक सक्सेना जी हैं, ये प्रोटम स्पीकर भी बनाए गए थे। 15वीं जो लोकसभा है, 15वीं विधानसभा, माफ़ कीजिएगा, 15वीं विधानसभा है मध्य प्रदेश की, ठीक है। इससे पहले की जो थी वो 14वीं थी, 14th थी, ये 15वीं विधानसभा है। तो 15वीं विधानसभा के ये प्रोटम स्पीकर भी थे, प्रोटम स्पीकर, ठीक है ना। प्रोटम स्पीकर कौन होते हैं? जो कि स्पीकर होते हैं, उसके बाद में जो सेकंड स्पीकर कहलाते हैं वो प्रोटम स्पीकर कहलाते हैं। वो अभी इनको नियुक्त भी किया गया था, दीपक सक्सेना जी को। आखिर में कुछ क्वेश्चंस आपको कमेंट करके बताना है। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? ये मध्य प्रदेश ये जो सम्मान है राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त, इसमें जो सम्मान राशि है, पुरस्कार राशि, वो कितनी दी जाती है? आप कमेंट करके मुझे बताएं। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। आपको मेरा वीडियो कैसे लग रहे हैं उसके बारे में भी आप बताएं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, जो भी देख रहा है वो अपने कमेंट के माध्यम से, चाहे वो कैसा भी हो, आप मेरे को कमेंट करें। अगर आपको पसंद आता है तो आप पसंद के लिए लाइक बटन दबाएं, और नहीं आता है तो डिसलाइक ज़रूर बटन दबाएं, जिससे मुझे पता चलेगा कि वाकई में मेरी वीडियोस जो देख रहे हैं आप, उसमें अप्रिसिएशन मिल रहा है या डिप्रिशिएट कर रहे हैं, आप उसको पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर पसंद कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं अपनी वीडियोज़ को और अच्छी क्वालिटी सुधारूँगा। अगर आप पसंद नहीं कर रहे हैं तो आपके कमेंट्स और आपके लाइक डिसलाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप देख रहे हैं तो आप ये दोनों बटन आखिरी में जाके ज़रूर इसमें से कोई ना कोई बटन चुनें, लाइक का या फिर डिसलाइक का, या फिर कमेंट करके मुझे बताएं। और आप अगर मेरे चैनल को पसंद करते हैं, देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, इंतज़ार करते हैं मेरी वीडियोज़ का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन जो कि बाजू में दिया हुआ है, वहाँ से सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी बाजू में दिया हुआ है, उस बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ही मिलेंगे। तो आप इन दोनों को करें, जिससे कि आपके मेरे द्वारा बनाए हुए सारे वीडियोज़ समय पर देख पाएंगे, और आप मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी मेरे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसमें से कुछ ऑप्शंस जो कि मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, आने वाली वीडियोज़ में करता रहूँगा। धीमे धीमे करके आपको पूरा मध्य प्रदेश मेरे द्वारा मिल जाएगा। आप पूरी तैयारी मेरे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो अगले दिन लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।